नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ग्रीनलैंड तनाव के कारण यूरोप में बदल रहे समीकरणों और अपहरण के बढ़ते धंधे के कारण नाइजीरिया पर मंडराते खतरे पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान में सड़कों पर शांति के बाद जेल में बंद हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ क्या करने वाला है ईरान। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ग्रीनलैंड के बाद अब डिएगो गार्सिया द्वीप मुद्दे पर अमेरिका ब्रिटेन आमने सामने। स्टारमर को ट्रंप की दो टूक, द्वीप सौंपने की योजना को बताया मूर्खतापूर्ण फैसला। ब्रिटेन ने फैसले का किया बचाव। ग्रीनलैंड को लेकर मैक्रों के निजी संदेश पर भड़के ट्रंप। संदेश में अमेरिकी रुख पर उठाया था सवाल। ट्रंप ने बातचीत को सोशल मीडिया पर किया सार्वजनिक। दावोस बैठक में ग्रीनलैंड पर चर्चा संभव। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट से हथियारों पर नियंत्रण को लेकर कानून पारित। 38-26 वोटों से विधेयक को मिली मंजूरी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पहले ही हो चुका है पास। विधेयक को ग्रीन्स पार्टी का समर्थन। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच लंदन ने चीन की मेगा एम्बेसी बनाने को दी मंजूरी। मानव अधिकार सहित विपक्षी सांसदों का विरोध। कहा फैसले को अदालत में देंगे चुनौती। सीरिया में एक दिन में ही टूटा संघर्ष विराम समझौता। एसडीएफ नियंत्रित जेल से 100 से अधिक कैदी फरार। दर्जनों फरार कैदी फिर से गिरफ्तार। संघर्ष तेज होने की गहराई आशंका। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का धैर्य कभी भी जवाब दे सकता है और वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेनाओं को कभी भी आदेश दे सकते हैं। वहीं यूरोप के देश भी अमेरिका को जवाब देने से नहीं चूक रहे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता में कोई है तो वो है यूक्रेन। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ताजा घटनाक्रम के बारे में बताएंगे और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर यूरोपीय देशों के पीछे पड़ गए हैं। ट्रंप यूरोपीय देशों को जलील करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब की बार ट्रंप ने ब्रिटेन की डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस को सौंपने की योजना को भारी मूर्खता करार दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ब्रिटेन का यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है, जहां अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा मौजूद है। अपने बयान में ट्रंप ने इस मुद्दे को सीधे ग्रीनलैंड से जोड़ते हुए कहा कि डिएगो गार्सिया का मामला इस बात का एक और उदाहरण है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण क्यों जरूरी है। ग्रीनलैंड मामले में अमेरिकी टैरिफ के बाद से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों लगातार अमेरिका पर हमलावर हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने मैक्रों की पर्सनल चैट तक लीक कर दी। मैक्रों इस चैट में ग्रीनलैंड को लेकर बात कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा, आप ग्रीनलैंड को लेकर जो कर रहे हैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए भी इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाया था। मैक्रों की फ्रांस से विदाई होने वाली है। हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। बोर्ड ऑफ पीस मामले में अगर मैक्रो ज्यादा इधर उधर करेंगे तो हम फ्रांस से आने वाली वाइन पर 200% का टैरिफ लगा देंगे। वहीं नोबेल नहीं मिलने का मलाल नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भेजे गए ट्रंप के संदेश में साफ दिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके देश ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जबकि मैंने 8 युद्ध रुकवाए। उन्होंने आगे लिखा, शांति अब भी मेरी प्राथमिकता है लेकिन अमेरिका का हित सबसे जरूरी होगा। ट्रंप ने नॉर्वे पर डेनमार्क पर दबाव बनाने को भी कह डाला।
इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाते हुए ट्रंप ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड को एक्टिवेट कर दिया। नोराड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा गया है, जो पिटुफिक स्पेस बेस पर तैनात किया जाएगा। हालांकि नोराड ने जारी बयान में कहा कि ये तैनाती पहले से निर्धारित सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है, जिसे लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड को पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंचने वाला विमान अमेरिका और कनाडा के ठिकानों से संचालित अन्य विमानों के साथ मिलकर पहले से तय रक्षा अभियानों में भाग लेगा। हालांकि अमेरिका का ये कदम डेनमार्क की अगुवाई में हुए एक सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस की प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने अपने सैनिक भेजे थे। वहीं लगातार मिल रही धमकियों के बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में सैन्य व्यवस्था को जमीन, हवा और समुद्र तीनों स्तरों पर और मजबूत किया जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर नेटो में मची कलह का रूस पूरा आनंद ले रहा है। आर्कटिक में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में लगा हुआ रूस लगातार नेटो के पतन पर बयानबाजी कर रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो वो इतिहास में अपने आप को दर्ज कर लेंगे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, यूरोप सहित पूरा नेटो एक तरह से यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले से नेटो में बिखराव और अमेरिका की यूरोप से तनातनी रूस को एक सुखद अनुभव जरूर प्रदान कर रही है। साथ ही यूक्रेन इस पूरे घटनाक्रम से अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघल साहब, पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई, क्या कुछ ताजा घटनाक्रम वहां पर चल रहा है? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इसको लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के? देखिए, ग्रीनलैंड जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले एक साल से इस पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। और जो हमने पिछले प्रेसिडेंट ट्रंप 2 में देखा है कि ये पहले फ्लोट करते हैं एक आइडिया को, उसको देखते हैं और उसके ऊपर फिर वो काबिज हो जाते हैं जी। अब वो ग्रीनलैंड के पीछे जिस तरह से वो पड़े हैं, वो हर तरह के, अब उनकी ये बड़ा तरीका है उनका, धमका रहे हैं सबको। और वो क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की थ्रेट दे रहे हैं, ट्रेड सैंक्शंस की थ्रेट दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं आपको जो है इस पर हमला भी कर सकता हूं। तो और जिस तरीके से जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं इनकी दूसरे वर्ल्ड लीडर्स से, फ्रांस के राष्ट्रपति हों या नेटो के सेक्रेटरी जनरल हो, उनको जिस तरह से वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनका मेरे ख्याल से विचार ये है उनको दिखाने का दुनिया में कि अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे कोई जो है नहीं चल सकता। तो वो एक तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है, इसे वार ऑफ नॉक्स इसको बोलते हैं, कि वो पूरी तरह से उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हमला कर दे, मेरे विचार से हमले की हालात अभी नहीं आई है, क्योंकि उनको आवश्यकता भी नहीं है। जैसा कि हम कई बार लोग भूल जाते हैं कि उनकी जो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी है वो यूएसए के पास में है। वहां जो बेस है, उसमें स्पेस बेस है, वो उसमें जो है उनकी जो तीनों तरह की फोर्सेस वहां पर हैं, चाहे वो आप डिफेंस उसको कह लीजिए, आर्मी कह लीजिए, चाहे एयरफोर्स कह लीजिए, चाहे जो है नेवी कह लीजिए, चाहे जो है इवन स्पेस असेट्स हैं उनकी, आईसीबीएम से उन्होंने डायरेक्ट की है। तो उनको सिक्योरिटी की तो आवश्यकता नहीं है। अब एक बड़ा मजेदार इनका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से जो बात की है, उसमें जो चिट्ठी का आपस में बदलाव हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो है मेरे को नोबेल प्राइज नहीं दिया तो इसलिए मैं ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ू। तो ये एक बड़ा सभी आश्चर्यजनक है कि उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे कि उन्होंने बहुत जगह लड़ाई रुकवाई है, तो वो एंटाइटल्ड थे उनको नोबेल प्राइज मिलने का, जो कि नहीं मिला उनको। तो उस बात के लिए वो बदला जो है वो कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड से लूंगा। जस्ट मतलब इसकी तो कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि इसको आप किस तरह से कमेंट करें। लेकिन सिंघल साहब, इस सब के बीच जो ब्रिटेन की ओर से या फ्रांस की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि ये ब्रिटेन या फ्रांस की हम बात करें या यूरोप के दूसरे देशों की बात करें, तो पूरा का पूरा जवाब वो अमेरिका को दे रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो तनाव है, ये किस दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मेरे विचार से तनाव जो आज इस बार ये पहली बार हुआ है कि यूरोप, ईयू कह लीजिए, नेटो कह लीजिए, यूरोप कह लीजिए, पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप 2 में उनके सामने खड़े हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने, जो यूरोपियन देशों ने जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने मांगा उनसे, वो उनको आराम से उन्होंने मान गए और वो देते रहे। यूक्रेन का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का बात हो,
लेकिन जब यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आकर उन्होंने रेड लाइन खींच दी है कि अगर ग्रीनलैंड को इस तरह से डेनमार्क से ले लिया जाएगा तो जो उनकी सॉवरेनिटी है यूरोपियन कंट्रीज की, नाटो का जो बेस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने जो अभी तक या डेनमार्क फॉर दैट मैटर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं या जो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप बजूका की बात कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वह एक यूरोपियन यूनियन में एक लॉ है कि जिसको बजूका बोलते हैं कि वो अगर चाहें तो पावर है उनको कि वो उस पर वो भी टैरिफ लगा सकते हैं, मार्केट एक्सेस को बंद कर सकते हैं अमेरिकन कंपनीज को। तो उनके पास में भी बहुत ताकत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूरोप का ट्रेड पार्टनरशिप सबसे बड़ी है। अमेरिकन कंपनीज को भी यूरोपियन मार्केट की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि खाली यूरोपियन को ही जरूरत है। तो अगर टेक कंपनीज हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, उनको यूरोपियन मार्केट की जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं यूरोप भी कड़ा जवाब दे सकता है अमेरिका को। सिंघल साहब, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर के रूस की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, जिस तरह की ये स्थिति बन गई है, इसमें कहीं यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होने जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन एक्चुअली इसमें जो है रूस और चीन दोनों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। क्योंकि रूस को क्या फायदा है, पहले तो मैं ग्रीनलैंड की बात करूं, ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा एरिया जो आर्कटिक का एरिया है, सबसे ज्यादा उनकी जो सीमा जो है रूस की लगती है, तो उनको कोई चिंता नहीं है। जो आर्कटिक चाहे ये नए सी रूट हों या रिसोर्सेज हों, उनका अपना वहां पर वर्चस्व है उसका, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और रूस जो है इस वक्त बात कर रहा है सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है कि भाई उनकी सॉवरेनिटी पे, तो वो अपना आराम से स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हें आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। उधर चीन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोल तो रहे हैं कि मुझे चीन और रूस से खतरा है, लेकिन चीन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप ही वो अपना इकोनॉमिक पावर यूज करेंगे। क्योंकि अमेरिका इन्वेस्ट कुछ नहीं करेगा, अल्टीमेटली यूरोप किधर जाने की कोशिश करेगा, चाहे चीन की तरफ जाएगा, क्योंकि रूस के पास तो इतना पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली चीन का जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, जिसको कि प्रेसिडेंट ट्रंप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप को लॉन्ग रन में। यूक्रेन के लिए, यूक्रेन का रह गया मेरी बात। यूक्रेन जो है इस वक्त बिल्कुल बैकफुट पे चला गया है, कोई इसके बारे में बॉदर नहीं कर रहा है, क्योंकि यूरोप अब जो यूक्रेन की जगह अपने ग्रीनलैंड को बचाने की, अपनी सॉवरेनिटी की बात करने लग गए हैं वो, कि अपने आप को तो बचाएं पहले। यूक्रेन जो है पीछे की तरफ चला गया है, तो यूक्रेन मेरे ख्याल से नाउ ही हैज टू, इसको अपने आप को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को जो प्रेशर डालना है वो यूक्रेन की जगह वो ग्रीनलैंड पे ज्यादा डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रिसोर्सेज वहां पर दिख रहे हैं। क्या हम सीधे हम ये कह सकते हैं कि युद्ध के मोर्चे पे ग्रीनलैंड का सीधा सा फर्क ये है कि यूक्रेन बहुत कमजोर हो जाएगा या हो गया है रूस के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन कोalition ऑफ विलिंग है जो यूरोप में, वो अब फोकस उनकी जो है इस वक्त यूक्रेन से हटके ग्रीनलैंड पर हो गई है। और तो जो रिसोर्सेज आने थे उनको, यूक्रेन को जो प्रॉमिस किया हुआ था, बराबर उनसे मीटिंग होती थी, वो अब कोई मीटिंग नहीं हो रही है पिछले, अगर आप देखा पिछले 15-20 दिन तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो यूक्रेन को अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। तो यूक्रेन को मेरे विचार से कमजोर, जैसा आपने सही कहा कि कमजोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो और दूसरा, उसको रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, तो यूक्रेन को अल्टीमेटली आई थिंक इनको जो रशिया की टर्म है उस पर मानना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होने वाला है। तो मुझे लॉन्ग रन में यूक्रेन को नुकसान दिख रहा है। तो जो पीस प्रोसेस चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो अमेरिका है लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहा है विभिन्न शर्तों के लिए, इस बारे में हम अलग से भी बातचीत कर चुके हैं। तो ये अमेरिका का जो दबाव है अब यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उस दबाव को सहना? बिल्कुल उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो यूक्रेन जेलेंस्की जो अभी तक स्टैंड कर पा रहे थे वो यूरोपियन सपोर्ट की वजह से कर पा रहे हैं। अब यूरोप जो है, या ईयू कह लीजिए, आप नेटो कह लीजिए, वो अब दो जगह की झगड़ा नहीं कर सकते अमेरिका से, उनको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। उसमें मेरे विचार से यूक्रेन का पलड़ा हल्का दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो ग्रीनलैंड को बचाना चाहेंगे, क्योंकि वो उनकी जो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है वो वहां पर आ रहा है। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में अपहरण सबसे बड़ा उद्योग बन गया हो? जी हां, एक ऐसा देश है जहां अपहरण से धन कमाने का धंधा सबसे ऊपर है। हालात ऐसे हैं कि यहां इस धंधे ने साल भर में $16 लाख से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। लेकिन इसके कारण इस देश को दुनिया भर में निंदा का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिकी हमले का खतरा भी इस देश पर मंडरा रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यह देश कौन सा है और यहां यह धंधा कैसे फल फूल रहा है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। नाइजीरिया का कड़ूना एक बार फिर हमले का गवाह बना। इस बार बंदूकधारियों ने एक साथ 3 चर्च को निशाना बनाया। अपहरणकर्ताओं ने हमले के लिए ऐसे वक्त को चुना जब चर्चों में प्रार्थना सभा और मास चल रहा था। माना जा रहा है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से श्रद्धालु काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे। तभी भारी संख्या में हथियारबंद अपहरणकर्ताओं ने चर्च पर धावा बोल दिया, जिसके बाद कम से कम 172 लोगों को जबरन कब्जे में करते हुए जंगल की ओर ले गए। हालांकि रास्ते से 9 लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। चर्च के पादरी ने अब भी करीब 163 लोगों के बंदूकधारियों के कब्जे में होने का दावा किया है। दूसरी ओर स्थानीय पुलिस अधिकारी ने अपहरण की घटना से इनकार किया है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि अब तक चर्च पर हमले या अपहरण का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन स्थानीय सांसद घटना की पुष्टि करते हुए अधिकारियों के रवैये पर चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि इलाके के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, जिसकी वजह से खेती प्रभावित हो रही है और लोग पहले की तुलना में कम अनाज उगा पा रहे हैं। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। पिछले साल भी नाइजर स्थित एक कैथोलिक स्कूल से लगभग 300 से ज्यादा छात्रों और अध्यापकों को अगवा कर लिया गया था, जिन्हें बाद में 2 टुकड़ियों में रिहा किया गया। ये अपहरण की एक हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। इससे पहले भी केब्बी से 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया था। दरअसल देश के उत्तर पूर्वी इलाके में IS आतंकी समूह सक्रिय है, जिसके निशाने पर सेना और आम नागरिक रहते हैं। वहीं नाइजीरिया का दक्षिण पूर्वी इलाका, जहां कई सशस्त्र आतंकी संगठनों की अलग अलग राजनीतिक और क्षेत्रीय मांगे हैं, जबकि देश का मध्य हिस्सा कई वर्षों से हिंसक संघर्ष झेल रहा है, जहां ईसाई किसान और मुस्लिम चरवाहे अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। ईसाई समूहों के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति चेतावनी भी दे चुके हैं। इसलिए पिछले महीने ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे। बहरहाल अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में ऐसे हमले या अपहरण की घटना आम बात है। कई हथियारबंद गिरोह या तो किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हैं या फिर स्कूलों में बच्चों के अपहरण की घटना को अंजाम देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में जारी हिंसा धार्मिक से ज्यादा जमीन, संसाधनों और आजीविका की लड़ाई से जुड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण ने यहां उद्योग का दर्जा ले लिया है, जो संगठित मुनाफे का धंधा बन चुका है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में $16 लाख से ज्यादा की फिरौती वसूली गई। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, ये रिपोर्ट हमने दिखाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नाइजीरिया में ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? वहाँ पर अपहरण सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। हमने एक आंकड़ा भी दिया कि साल भर में कितनी कमाई वहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, आप जो चंद्रशेखर जी बता रहे हैं, जो नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है कि लोगों को अपहरण करना, उसकी जो है फिरौती उससे लेना।
जैसा कि हमें मालूम है कि अफ्रीका में कुछ और देशों में भी इस तरह के बड़े ही संगठित तरीके से ये अपहरणकर्ता काम करते थे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न नाइजीरिया है, वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की प्रेजेंस जो है बहुत कम है। तो उसका फायदा ये जो ग्रुप्स हैं, अब इसको कह रहे हैं रिलीजन भी कहा जा रहा है, लेकिन जैसा कि आपके अपनी रिपोर्ट में कहा, ये इसमें खाली रिलीजन नहीं है, इसमें जो है जो लोग जो है क्योंकि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, बैंडिट, उसमें जो बैंडिट्स भी हैं, उसमें जो है बोको हराम भी शामिल है, और उसमें जो है आईसिस का भी शामिल होने की बात चल रही है कि वो लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, इस तरह का जो काम हो रहा है। तो इस सब का जो उद्देश्य जो है वो बेसिकली चैलेंज करना है नाइजीरिया की गवर्नमेंट को। और नाइजीरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि सबसे बड़ा देश है वहां वेस्टर्न अफ्रीका में एक्चुअली, और तेल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है वहां से। तो वहां पे यह है कि अगर वहां झगड़ा ये शुरू हो जाएगा तो वो झगड़ा जो है ना केवल नाइजीरिया को अफेक्ट करेगा, बल्कि जो रीजनल और जो देश हैं, कैमरून हो गया और जो आसपास के और जो देश हैं उनको अफेक्ट होगा, जो कि जो है रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, कि जबकि नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने उसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने वहां पर एक बहुत रेयरली करते हैं, बोको हराम के बाद अब उन्होंने पहली बार वहां पे एक बॉम्बिंग करी थी, कह के कि भाई क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन हो रहा है और उसको लिए हम जो है जो अफ्रीका का जो कमांड है उनका, अफ्रीकॉम जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट भी किया था। अब एक्चुअल में क्या हुआ है तो खैर बड़ा मुश्किल है कह पाना, लेकिन यूएस का ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यूएस जो है इस बारे में चिंतित है, और जबकि नॉर्मली प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना फॉर्मूला है कि भाई वो हम कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, पर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए क्योंकि उनको जो है सिक्योरिटी थ्रेट वहां पे नजर आने लगी, तो इसलिए उन्होंने वहां पे किया। तो इसमें जो है मेरे ख्याल से एक तो अगर ये चलता रहा तो लोग वहां पे कह रहे हैं कि लाखों लोग जो है भूखमरी के शिकार हैं, और जो है जो सिक्योरिटी जो क्राइसिस है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा, गवर्नेंस क्राइसिस बन जाएगा। तो और रीजन क्या है इसका जो कह रहे हैं सबसे ज्यादा, कि वहां पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिक्योरिटी वैक्यूम है, पर्टिकुलरली सेंट्रल एंड नॉर्थर्न नाइजीरिया में, ना सिक्योरिटी फोर्सेस है ना गवर्नेंस है। तो कुछ दिनों पहले क्रिसमस के दिन हमने देखा था कि अमेरिका ने वहां पर बमबारी भी की थी और ये कहा था कि वहां पर ईसाइयों के ऊपर ये इस तरह के अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, और उस वक्त पे एक खबर आई थी कि जो नाइजीरिया की सरकार है उसने इंटेल भी उपलब्ध कराया था अमेरिका को। अब वहां पर ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आने वाले दिनों में क्या इस तरह के और हमले वहां पर हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका को मेरे ख्याल से हमला कर सकते हैं, आई मीन ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अब वहां पे क्या है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो है अंडर प्रेशर आ गई है, डोमेस्टिक प्रेशर आ रही है इस तरह की घटनाओं से। और या अमेरिका ने जब उनके ऊपर ये जो अटैक हुआ था तो वो लोग कहने लगे कि भाई आप जो है अमेरिका के जो है दबाव में आ गए हैं और आपकी सरकार नहीं है, तो डोमेस्टिक जो है बैकलैश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत हुआ है। तो अभी जो स्टेटमेंट दी है वहां की पुलिस ने, जिस तरह के आपने अभी दिखाया टीवी पे अपनी रिपोर्ट में, वो मेरे ख्याल से उसी का दिखा रहा है कि वो उन्होंने अब डिनायल के मोड में जाने लगे हैं नाइजीरिया में, कि भाई हमारे यहाँ कोई घटना ही नहीं हुई इस तरह की हुई, क्योंकि वहां डोमेस्टिक बैकलैश उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह का घटना चल रही है, अब ये भी जैसे क्रिश्चियन उसमें हुआ है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर क्योंकि वहाँ अफ्रीकॉम जो है वो देख रही है वहाँ पर अफ्रीकन जो यूएस की, यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि क्या वाकई ईसाइयों के ऊपर ही ज्यादा इस तरह के वहाँ पर अत्याचार होते हैं या मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं? नहीं, मेरे विचार से ये तो अपॉर्चुनिस्टिक है उनका, ये पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है मेरे ख्याल से जो क्रिश्चियन है वो ज्यादा उनके पास पैसा ज्यादा है, सिंपल। तो वो जो गरीब आदमी को अगर वो अगवा करेंगे तो कौन पैसा देगा? अमीर आदमी ही पैसा देगा। तो मेरे ख्याल से ये रिलीजन से ज्यादा ये जो है, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी कहा, ये पैसे की लड़ाई है कि कहां से उनको पैसा मिले, क्योंकि वो संगठित हो गए हैं और उनको पैसा चाहिए। तो पैसे लेने के लिए वो जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है जिसके पास पैसा है उसकी तरफ वो जाएंगे। ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
ईरान में अब सत्ता विरोधी प्रदर्शन शांत हो गए हैं और इसके साथ ही ईरानी न्याय व्यवस्था ने अब इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों का भविष्य तय करना शुरू कर दिया है। ईरान में इस दौरान हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हाल के घटनाक्रमों के संबंध में न्यायपालिका में हमारा मुख्य काम अब शुरू हुआ है। एजेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद प्रमुख मोहम्मद बगैर गालिबफ से भी मुलाकात की। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि हत्यारों और राजद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी, जबकि विदेशी शक्तियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए बहकाए गए लोगों के प्रति इस्लामी दया दिखाई जा सकती है। मंगलवार तड़के रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया। शहर के मेयर विटाली क्लिस्को ने बताया कि निप्रो नदी के पूर्वी तट पर हुए हमले से बिजली और पानी दोनों की आपूर्ति बाधित हो गई है। उन्होंने बताया कि हमले में एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की सीनेट में संघीय आग्नेयास्त्र कानून पास होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने बंदूक कानूनों को सख्त कर दिया है, जिससे लाइसेंस प्राप्त करना कठिन हो गया है और लोगों के गैर जरूरी हथियारों को जब्त करने की अनुमति मिल गई है। बोंडाई आतंकी हमले के बाद ये कदम उठाया गया है। उत्तरी सीरिया में सेना और कुर्द नेतृत्व वाले लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई के दौरान जेल से भागे दर्जनों आईएसआईएस लड़ाकों की तलाश जारी है। वहीं सीरियाई सेना एसडीएफ के कब्जे वाले शहर हसाका की ओर बढ़ रही है। ऐसे में सीरियाई सेना और एसडीएफ के बीच युद्ध विराम पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रयोंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स में आधुनिकीकरण परियोजना के पहले चरण के उद्घाटन समारोह के दौरान उप प्रधानमंत्री यांग सुंग हो को बर्खास्त कर दिया और पार्टी के कुछ सदस्यों को अक्षम बताया है। किम ने यह कदम सबके सामने उठाया। दक्षिणी चीन में चल रही कम तापमान की लहर के कारण मंगलवार को शंघाई में दुर्लभ हिमपात देखा गया, जिससे यहां के निवासियों में खुशी की लहर छा गई। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ये कड़ाके की ठंड कम से कम 3 दिनों तक जारी रह सकती है।